तारा को अभी भी होश नहीं आया था, इसलिए पुलिस के लिए उसका बयान लेना मुश्किल हो रहा था। तारा ही बता सकती थी कि उसके साथ यह घिनौना काम किसने किया था। हवलदार शेखर के पास भी खबरियों का फोन आता है। वह कहते हैं, सर, हमने आसपास सबसे पता किया है, लेकिन यहाँ पर 5 साल की बच्ची के साथ रेप करने की कोई वारदात किसी ने नहीं की है। मुझे लगता है कि यह किसी घर के ही बंदे का काम है। अगर इन नशेड़ियों में से किसी ने भी कुछ किया होता तो हम तक यह खबर जरूर पहुंच जाती। इंस्पेक्टर राणा, ठीक है, तुम फिर भी बराबर नजर रखो सब पर जब तक गुनहगार मिल नहीं जाता। इंस्पेक्टर राणा डॉक्टर को सारा केस बताते हैं। डॉक्टर इंस्पेक्टर को कुछ बातें समझाते हैं और एक स्केच देते हैं। वह कहते हैं, जितने भी सस्पेक्ट हैं सबसे पहले ये सवाल करने हैं, उसके बाद ये स्केच दिखाना है। उनके रवैये को देखकर मैं बता सकता हूं कि कौन गुनहगार हो सकता हो। सस्पेक्ट नंबर 1 संजीव सस्पेक्ट, नंबर 2 कृष्णा सस्पेक्ट, नंबर 3 मनोहर स्कूल बस ड्राइवर, सस्पेक्ट नंबर 4 वीरेंद्र। इन चारों को ही थाने में बुलाया जाता है और एक एक करके इंस्पेक्टर राणा वही सवाल करते हैं जो एक पेपर पर डॉक्टर ने लिख कर दिया था। डॉक्टर भी एक साइड में खड़ा हो जाता है ताकि उन सभी से छुपकर उनके चेहरे के भाव देख सके जब वह सवालों के जवाब देते हैं और स्केच देखते हैं जो डॉक्टर ने बनाया था। सबसे पहले तारा के पापा संजीव को बुलाया जाता है। संजीव से पूछताछ इंस्पेक्टर राणा। हाँ तो संजीव जी, मैं आपसे एक एक करके सवाल पूछूंगा और आप उसका जवाब दीजिए। संजीव, वह मेरी बेटी है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया जो तुम मुझसे यह सवाल पूछ रहे हो। इंस्पेक्टर राणा एक एक करके सवाल पूछना शुरू करते हैं, पर संजीव किसी सवाल का जवाब नहीं देता और अकड़कर खड़ा हो जाता है। संजीव, इंस्पेक्टर, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। तुम जो चाहो कर लो। इंस्पेक्टर राणा उसके सामने वह स्केच दिखाते हैं। संजीव गुस्से से और भड़क जाता है। संजीव, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इंस्पेक्टर, दूर करो इस तस्वीर को मेरे सामने से। मैं यहां से जा रहा हूं। मेरे ऊपर उंगली तब उठाना अगर तुम्हारे पास कोई सबूत हो, समझे तुम, वरना मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगा। संजीव वहां से चला जाता है। इंस्पेक्टर राणा चोर नजर से डॉक्टर की तरफ देखते हैं और डॉक्टर ना में सिर हिला देता है। कृष्णा से पूछताछ। इंस्पेक्टर राणा कृष्णा से भी वही सवाल करते हैं और स्केच दिखाते हैं। कृष्णा अपना मुंह छुपा लेता है और कहता है, कृष्णा प्लीज सर, ये सब मेरे सामने मत कीजिए। मैं इन सब बातों में नहीं हूं। मुझे ऐसी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मेरा फोकस मेरी पढ़ाई पर है और मैं इस केस से कोई लेना देना नहीं रखता सर। देखिए, मुझे इस केस में मत घसीटिएगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। इंस्पेक्टर राणा फिर से डॉक्टर की तरफ देखते हैं और डॉक्टर फिर से ना में सिर हिला देता है। इंस्पेक्टर राणा कृष्णा को भी वहां से जाने देते हैं। राहुल से पूछताछ। इंस्पेक्टर राणा, अच्छा राहुल, तुम बताओ, जो भी सवाल पूछ रहा हूं एक एक करके सबका जवाब देना। तुम्हें बच्चों के साथ संबंध बनाना कैसा लगता है? राहुल रोते हुए, सर, चाहे तो जान से मार डालो, कुछ भी सजा दो, पर मुझे इस तरह के सवाल मत कीजिए साहब। मेरे भी 2 बच्चे हैं। मैं भला उस मासूम सी बच्ची के साथ ऐसा क्यों करूंगा? मैं तो हर बच्चे में अपने बच्चों को देखता हूं, तो मेरे मन में तो यह ख्याल भी नहीं आ सकता साहब। इंस्पेक्टर राणा वह स्केच राहुल के सामने रखते हैं। राहुल फिर से वही बात कहता है, साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। मुझे इस तरह की चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे लिए यहां बैठना भी मुश्किल है। इन सब चीजों को मुझे मत दिखाइए साहब। चाहे तो फांसी पर लटका दो। जो जुर्म मैंने नहीं किया उसे मैं कबूल नहीं करूंगा। आप चाहे मेरे हाथ पैर तोड़ दो। इंस्पेक्टर राणा फिर से डॉक्टर की तरफ इशारा करते हैं और डॉक्टर ना में सिर हिला देता है। अब इंस्पेक्टर राणा परेशान हो जाते हैं। विजय से पूछताछ। इंस्पेक्टर राणा, विजय जी, आपकी पोती के साथ आपके रिश्ते कैसे थे? विजय, इंस्पेक्टर, इस बात का क्या मतलब? वैसे ही थे जैसे एक दादा पोती के होते हैं। इंस्पेक्टर राणा, ठीक है, फिर अब मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा और आप उसके जवाब दीजिए। इंस्पेक्टर राणा एक एक करके सवाल विजय के सामने बोलना शुरू कर देते हैं। विजय कुछ सवालों के जवाब बिल्कुल नहीं देता और जब उसके सामने स्केच दिखाया जाता है तो उसके चेहरे के हाव भाव को डॉक्टर गौर से देखता है। इंस्पेक्टर राणा परेशान सा चेहरा लेकर डॉक्टर की तरफ देखते हैं। इस बार डॉक्टर हाँ में सिर हिला देता है। इंस्पेक्टर राणा का चेहरा, जो अब तक बुझा हुआ था, एकदम से हरकत में आ जाता है। इंस्पेक्टर राणा तुरंत विजय को हिरासत में ले लेते हैं
और उसकी पत्नी मंजू को थाने में बुलाते हैं। इंस्पेक्टर राणा, हमें सब पता चल गया है कि अनया के साथ किसने क्या किया है। अब आप सीधे सीधे अपना मुंह खोलें, नहीं तो यह लेडी कांस्टेबल आपके मुंह में डंडा घुसाकर सारा सच उगलवाएगी। डर के मारे मंजू अपने पति विजय का सारा सच उगल देती है। दूसरी तरफ पाठक विजय की डंडों से खबर ले रहा था। विजय भी पाठक के सामने सारी सच्चाई उगल चुका था और इधर इंस्पेक्टर राणा के पास उसकी पत्नी मंजू अपने पति की सच्चाई बयां कर रही थी। तभी पाठक के पास खबरी का फोन आता है और वह उसे बताता है कि विजय के घर पर पहले एक परिवार किराए पर रहता था, लेकिन वह परिवार किसी कारणवश घर छोड़कर चला गया था क्योंकि उनके बेटे के साथ छेड़खानी हुई थी। यह छेड़खानी किसने की थी यह तो नहीं पता, लेकिन हाँ इतना जरूर पता है कि इन्हीं लोगों ने उसे पैसे देकर उसका मुंह बंद करवाकर यहां से भेज दिया था। पाठक सारी कहानी इंस्पेक्टर राणा को बता देता है। विजय ने अपने बयान में कहा कि जिस दिन यह वारदात हुई उस दिन वह अपनी पोती अनया को बस से लेकर आया था। उसकी पत्नी मंजू उस दिन घर पर नहीं थी। उसने ज्यादा शराब पी ली थी जिसकी वजह से उसे होश नहीं रहा और उसने यह कदम उठा लिया। विजय की पत्नी मंजू ने बताया, शराब पीकर ये होश में नहीं रहते। इनकी हरकतें बहुत ज्यादा ऊंची हैं, पर क्या करूं, इस उम्र में इन्हें छोड़ तो नहीं सकती, इसलिए इनकी हरकतों को सबसे छुपा कर रखती हूं। इंस्पेक्टर राणा ने कहा, अब यह भी बता दीजिए कि वह परिवार जो आपके घर किराए पर रहता था वह घर क्यों छोड़कर चला गया था। मंजू ने जवाब दिया, जी इन्होंने उनके बेटे के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और उनके बेटे ने अपने माँ बाप को बता दिया। वे हमें धमकी देने लगे थे कि पुलिस में शिकायत करेंगे, लेकिन जब हमने उन्हें पैसे दिए तो वे चुपचाप पैसे लेकर चले गए और हमारे खिलाफ कोई शिकायत नहीं की। इंस्पेक्टर राणा और पाठक दोनों ही बहुत गुस्से में थे। इंस्पेक्टर राणा ने कहा, कैसे लोग हैं, अपने बच्चों के साथ इतना गलत होता है, लेकिन पैसों के लालच में भी अपना मुंह नहीं खोलते। काश अगर उसे दिन उन्होंने कंप्लेंट कर दी होती तो आज इस बच्ची को इसका अंजाम न भुगतना पड़ता। ले चलो, इन्हें हवालात के अंदर बंद कर दो और उनके सुपुत्र को भी बुलाओ ताकि वह भी जान सके कि गलती उसके अपने माँ बाप की है। आखिर में जब शैलेंद्र और उसकी पत्नी अनुराधा को इस सच्चाई का पता चलता है तो वह दोनों ही हैरान थे। शैलेंद्र अनुराधा के गले लगकर खूब रोता है और कहता है, अनुराधा मेरी ही गलती है, मुझे इतनी दूर स्कूल में आरबी का एडमिशन नहीं करवाना चाहिए। मुझे तो लगा था कि वह मम्मी पापा के पास रहेगी तो उनका भी दिल बहल जाएगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि वह मेरे ही खून के साथ और अनुराधा भी उसके साथ रो पड़ती है। बच्ची को ठीक होने में बहुत समय लगा, लेकिन जो घाव उसकी अंतरात्मा को लगे थे वे शायद कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। कहानी यहां पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली बार एक नए केस के साथ। दोस्तों, ये एक घटना है जिसमें नाम और जगह बदल दी गई है। इस घटना को लिखने का उद्देश्य ये है कि अपने बच्चों का आप सब ध्यान रखें, फिर चाहे कोई रिश्ता कितना ही नजदीकी क्यों ना हो। आज का समय ऐसा चल रहा है कि हमारे दिन कुछ ना कुछ ऐसा सुनते हैं जिस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है। बच्चों को छोटे होते ही उन्हें सतर्क रहना सिखाएं। इस दुनिया में न जाने कितने लोग मुंह पर अच्छे होने का मुखौटा लेकर और अंदर से भेड़िए सा मन लेकर घूम रहे हैं। अपने बच्चों की हिफाजत हम स्वयं ही कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें।